आज के सेशन में हम लोग लाइफ प्रोसेसेस के बारे में स्टडी करेंगे। लाइफ प्रोसेस में बहुत सारे सिस्टम्स आ जाते हैं, बहुत सारे तरीके आ जाते हैं जिनसे हमारी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज किस तरीके से हमारी बॉडी के अंदर होती है, ये सब के बारे में हमें पता चलता है। जैसे न्यूट्रिशन, रिप्रोडक्शन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन या ट्रांसपोर्टेशन एक्सेट्रा एंड एक्सेट्रा। लेकिन इन सबको जानने से पहले हमें ये जानना जरूरी है कि लाइव एंड नॉट अलाइव के बीच में क्या डिफरेंस है। लाइव का मतलब है कि जिसमें मूवमेंट होता है। जैसे हम लोग हैं, सपोज वी आर रनिंग, हम घूम रहे हैं, हम दौड़ रहे हैं, मतलब हमारे अंदर मूवमेंट है। लेकिन प्लांट्स के बारे में हम कैसे पहचान सकते हैं कि वो लाइव है या नहीं? प्लांट्स के बारे में जानने के लिए हम ये देखते हैं कि प्लांट ग्रो कर रहा है, इसका मतलब वो लाइव है। प्लांट की लीव्स ग्रीन है, इट मींस इट इज लाइव। ठीक है, प्लांट्स में ब्रांचेस में मूवमेंट हो रहा है, इट मींस इट इज लाइफ। लेकिन कई ऐसे प्रोसेस होते हैं जो कि हम, जैसे हम लोग सो रहे हैं, हम लोग नींद में हैं, लेकिन उस समय भी हमारे अंदर एक्टिविटीज होती हैं। और इस टाइप की एक्टिविटीज या प्लांट्स एक जगह पर खड़े हैं, उनमें ऐसा मूवमेंट नहीं है कि वो एक जगह से चले दूसरी जगह पहुंच गए, ऐसा कोई मूवमेंट नहीं है प्लांट्स के अंदर। ठीक है, लेकिन मूवमेंट कौन सा है? मूवमेंट है मॉलिक्यूलर मूवमेंट। इसी तरीके से हम नींद में हैं, हम सोए हुए हैं, लेकिन उस समय भी हमारी बॉडी के अंदर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज चलती रहती हैं। इसका मतलब क्या है? दैट वी आर अलाइव। ठीक है, तो लाइफ प्रोसेस को जानने के लिए, ये सारी एक्टिविटीज के लिए, जितनी भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज हैं, उन सबको परफॉर्म करने के लिए हमारी बॉडी के अंदर पर्टिकुलर सिस्टम्स प्रेजेंट हैं। पर्टिकुलर सिस्टम्स को आगे कैरी ऑन करने के लिए, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को परफॉर्म करने के लिए हमारी बॉडी को एनर्जी की नीड होती है। एनर्जी हमें कहाँ से मिलती है? एनर्जी हमें मिलती है न्यूट्रिशन से, मतलब एनर्जी हमें मिलती है फूड से। अब फूड से एनर्जी तो हमें मिल गई, लेकिन वो एनर्जी हमारी बॉडी में यूटिलाइज कैसे हुई? यूटिलाइज करने के लिए उस एनर्जी को, जो फूड हमने खाया है, उस फूड को छोटे छोटे सिंपलर मॉलिक्यूल्स में हमारी बॉडी ब्रेक डाउन करती है बाय द प्रोसेस ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम इट इज अ पार्ट ऑफ न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन मतलब कि जो हमने फूड खाया और जो हमें एनर्जी मिली, वो एनर्जी हमारी बॉडी के अंदर यूटिलाइज हुई जब हमने फूड को खाया। फूड हमारा ब्रेक डाउन हुआ इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस, जैसे ग्लूकोज। ग्लूकोज एब्जॉर्ब हो गया। एब्जॉर्ब होने के बाद में ग्लूकोज कहाँ पहुंचा? वो बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, यानी कि ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम के थ्रू, सर्कुलेटरी सिस्टम के थ्रू पहुंचा सेल तक। लेकिन सेल में पहुंचने के बाद में ग्लूकोज का क्या हुआ? अब सिस्टम आ जाता है रेस्पिरेटरी सिस्टम, मतलब कि ब्रीदिंग के थ्रू हमने ऑक्सीजन को इनहेल किया। ऑक्सीजन भी पर्टिकुलर ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम के थ्रू कहाँ पहुंची? वो भी पहुंची सेल तक। ग्लूकोज और ऑक्सीजन के बीच में रिएक्शन हुआ और ऑक्सीडेशन हो गया ग्लूकोज का। अब जो वेस्ट प्रोडक्ट निकला, दैट इज द कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर। इसके अलावा और भी बहुत सारे वेस्ट प्रोडक्ट्स निकलते हैं जो कि थ्रू द प्रोसेस ऑफ, बाय द प्रोसेस ऑफ एक्सक्रीशन बाहर निकल जाते हैं हमारी बॉडी से। कार्बन डाइऑक्साइड ब्रीदिंग के थ्रू ही, जैसे हमने इनहेल किया था ऑक्सीजन को, उसी तरह से हम कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल करके बाहर निकाल देते हैं। लेकिन उसके अलावा भी बहुत सारे वेस्ट मटेरियल्स होते हैं, जैसे यूरिया है या दूसरे सॉल्ट्स हैं जो कि हमारी बॉडी के लिए, जिनकी नीड नहीं है, वो सब एक्सक्रीटरी सिस्टम के थ्रू बाहर निकल जाते हैं। ठीक है, तो लाइफ प्रोसेस में ये सारे सिस्टम्स आ जाते हैं, जिनमें न्यूट्रिशन आता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम आता है, इसके अलावा ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम आता है। ट्रांसपोर्टेशन के बाद में कौन सा आ जाता है? एक्सक्रीटरी सिस्टम आ जाता है। तो इस सेशन में हम स्टडी करेंगे न्यूट्रिशन के लिए। ठीक, तो ये सारे सिस्टम्स हमारी बॉडी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हमने देखे, जैसे मैं यहाँ पर दिखा रही हूँ आप लोगों को, न्यूट्रिशन क्या है? इट इज द टेकिंग ऑफ फूड इनसाइड द बॉडी एंड कन्वर्टिंग इनटू स्मॉलर मॉलिक्यूल्स व्हिच कैन बी एब्सॉर्ब बाय द बॉडी। इनमें क्या हुआ? यही फूड ऑक्सीडाइज हो गया, और ऑक्सीडाइज होने के बाद में एनर्जी प्रोड्यूस इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। अब रेस्पिरेशन में हमने जो ऑक्सीजन इनहेल की थी, वो बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन एक बॉडी पार्ट से दूसरे बॉडी पार्ट तक पहुंची।
जितने भी वेस्ट प्रोडक्ट्स बने वो एक्सक्रीशन के थ्रू बाहर निकल गए। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में क्या होता है? कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का मतलब होता है कि हमारे चारों तरफ जो एनवायरनमेंट प्रेजेंट है उसके अकॉर्डिंग हमारी बॉडी अपने आप को कैसे अडेप्ट करती है, कैसे उसके हिसाब से अपने आप को ढाल लेती है, ये सब आ जाता है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में। अब जितनी भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज हुई उनका हमारी ग्रोथ पर असर पड़ा, हमारी बॉडी ग्रो होनी शुरू हो गई। बिल्कुल वैसे ही प्लांट्स में भी ग्रोथ होती है, प्लांट्स में ही मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होती है। ठीक है, अब क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर एक्टिविटीज हैं, प्रूव हो गया वी आर लाइफ, तो हमारे अंदर मूवमेंट भी होगा और उसी तरीके से मूवमेंट होगा और हमारे बॉडी में रिप्रोडक्शन भी होगा। मतलब क्या है कि मेटाबॉलिक एक्टिविटीज अगर हमारी बॉडी के अंदर नहीं होंगी तो हमारी बॉडी रिप्रोड्यूस भी नहीं करेगी, हमारे रिप्रोडक्शन प्रोसेस भी नहीं होगा ना। अब आ जाता है जो पहला हमारा लाइफ प्रोसेस है, दैट इज नोन एज द न्यूट्रिशन। ठीक है, अब देखो जैसे मैंने पहले बताया था कि सारे लाइफ प्रोसेसेस को परफॉर्म करने के लिए और अपनी बॉडी सिस्टम को मेंटेन और रिपेयर करने के लिए, जो मैंने बताया था रात में हम सोते हैं तो सोते समय भी हमारी बॉडी के अंदर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज परफॉर्म होती रहती हैं। तो वो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज क्या है? मेटाबॉलिक एक्टिविटीज है कि हमारी बॉडी के अंदर जितने भी सिस्टम्स हैं, जितने भी सेल हैं, उनका मेंटेनेंस और रिपेयरमेंट का काम रात में होता है जब हम सोए हुए होते हैं। और उन सबके लिए हमें एनर्जी की नीड होती है। और एनर्जी हमें कहाँ से मिलती है? एनर्जी हमें मिलती है फूड से। तो इसका मतलब न्यूट्रिशन क्या है? न्यूट्रिशन इट इज अ प्रोसेस ऑफ इनटेक ऑफ न्यूट्रिएंट्स, जैसे कार्बोहाइड्रेट्स, फैट, प्रोटीन्स, मिनरल्स, विटामिन्स, वाटर। ये सब क्या है? ये सब हमारे लिए न्यूट्रिशन है, न्यूट्रिएंट्स हैं, जिन्हें हम लेते हैं टू प्रोवाइड द एनर्जी फॉर परफॉर्मिंग वेरियस मेटाबॉलिक एक्टिविटीज। बहुत सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को परफॉर्म करने के लिए जिनके लिए हमें एनर्जी की नीड होती है। ठीक है, अब नीड फॉर न्यूट्रिशन ये भी मैंने बता दिया कि ऑर्गेनिजम्स को एनर्जी की नीड होती है टू परफॉर्म वेरियस एक्टिविटीज, बहुत सारी एक्टिविटीज को परफॉर्म करने के लिए। और उसके लिए ऑर्गेनिजम्स को बहुत सारे रॉ मटेरियल्स की नीड होती है। रॉ मटेरियल्स कहाँ से मिलते हैं? रॉ मटेरियल्स हमें मिलते हैं न्यूट्रिएंट्स से, मिनरल्स से, विटामिन से। ठीक है, अच्छा अब देखो जैसे कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स ये मेन सोर्सेज होते हैं एनर्जी के। फैट्स एंड इसके अलावा प्रोटीन्स, प्रोटीन्स का काम होता है डेवलपमेंट ऑफ बॉडी, बॉडी के डेवलपमेंट के लिए प्रोटीन्स की नीड होती है। ठीक है, तो ये सारे के सारे हो गए न्यूट्रिएंट्स। अब मोड ऑफ न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन हमें किस तरीके से मिलता है? दो मोड होते हैं न्यूट्रिशन के, मेनली टू मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन आर देयर। पहला क्या हो गया? दैट इज द ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन एंड सेकंड वन इज द हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन का मतलब हो गया सेल्फ, खुद से, अपने आप से खाना बनाना, अपना भोजन खुद से बनाना, दैट इज नोन एज द ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, वाटर हो गया, जो कि हमारे चारों तरफ सराउंडिंग एनवायरनमेंट में प्रेजेंट है। ठीक है, तो इस प्रोसेस को जिसमें ऑटोट्रॉफ्स अपना फूड खुद बनाते हैं, दैट इज नोन एज द फोटोसिंथेसिस। ठीक, फोटोसिंथेसिस में क्या हुआ? कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एनर्जी एंड विद द हेल्प ऑफ क्लोरोफिल ग्लूकोज बना देते हैं। ग्लूकोज क्या है? इट इज फूड। ठीक है, तो फोटोसिंथेसिस के टाइम में कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर ये कार्बोहाइड्रेट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स का यूटिलाइजेशन होता है फॉर प्रोवाइडिंग एनर्जी टू द प्लांट्स। ठीक, कार्बोहाइड्रेट्स जो इमीडिएटली यूटिलाइज नहीं कर पाते हैं प्लांट्स, वो स्टोर हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। और स्टार्च का काम क्या होता है? ये एक इंटरनल एनर्जी का सोर्स है जो कि प्लांट्स यूज करते हैं जब उनको जरूरत होती है। ऐसा नहीं है कि प्लांट्स हर वक्त फोटोसिंथेसिस के थ्रू फूड बनाते हैं। नाइट टाइम में प्लांट्स फूड नहीं बनाते हैं, नाइट टाइम में फोटोसिंथेसिस नहीं होता क्योंकि सनलाइट एनर्जी प्रेजेंट नहीं होती है। तो सनलाइट एनर्जी की प्रेजेंस में डे टाइम में ही प्लांट्स अपना फूड प्रिपेयर करते हैं। और फूड जितना मेटाबॉलिक एक्टिविटीज में यूटिलाइज हो गया वो हो गया, बाकी का कहाँ गया? बाकी का स्टार्च की फॉर्म में स्टोर हो गया। अब रात के समय जिस समय नाइट टाइम होता है, जब फोटोसिंथेसिस नहीं होती, तो वो स्टार्च वेरियस मेटाबॉलिक एक्टिविटीज के लिए यूटिलाइज हो जाता है।
तो इसलिए वो ऑर्गेनिजम्स जो अपना फूड विद द हेल्प ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, क्लोरोफिल एंड सनलाइट एनर्जी खुद से बना लेते हैं, दीज आर नोन एज ऑटोट्रॉफ्स। ठीक है, तो इसके बाद में आ जाता है हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। Heterotrophic mode of nutrition is that mode of nutrition in which an organism cannot make its own food from simple inorganic materials like carbon dioxide, water and depends on other organism for its food. इसका मतलब क्या हुआ? सिंपल सी बात है कि heterotrophic mode of nutrition में organisms अपना food, अपना भोजन, अपना खाना खुद से नहीं बना पाते। क्या करते हैं वो? कहाँ से लेते हैं खाना? लेते हैं ऑटोट्रॉफ्स। ऑटोट्रॉफ्स जो फूड प्रिपेयर करते हैं, ठीक है, तो वो फूड हेटरोट्रॉफ्स के लिए काम में आता है। हेटरोट्रॉफ्स उस फूड के ऊपर डिपेंड करते हैं। सो डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ फूड, हेटरोट्रॉफ्स को हम 3 टाइप में डिवाइड कर देते हैं, दैट इज द कार्निवोर्स, हर्बीवोर्स एंड ऑमनिवोर्स। कार्निवोर्स जो सिर्फ एनिमल्स खाते हैं, ठीक है, हर्बीवोर्स जो सिर्फ प्लांट्स खाते हैं, ऑमनिवोर्स जो सब कुछ खा लेते हैं, प्लांट्स भी खा लेते हैं और एनिमल्स को भी खा लेते हैं। हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कितने टाइप का होता है? हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन इट इज ऑफ 3 टाइप्स, सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन या सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, पैरासिटिक न्यूट्रिशन एंड होलोजोइक न्यूट्रिशन। सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन का मतलब हो गया इज दैट टाइप ऑफ न्यूट्रिशन जिसमें ऑर्गेनिजम्स डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मटेरियल से अपना फूड ऑब्टेन करते हैं। डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मटेरियल का मतलब हो गया कि जैसे जानवर जो मर जाते हैं और उसके बाद में उनका डिकम्पोजिशन स्टार्ट हो जाता है, तो उन ऑर्गेनिजम्स के ऊपर कुछ एनिमल्स या कुछ एनिमल्स भी हम कह सकते हैं, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हम कह सकते हैं, कुछ फंजाई हम कह सकते हैं, ये सब के सब उनके ऊपर सरवाइव करते हैं। जैसे फंजाई में ब्रेड मोल्ड्स हो गया। ब्रेड मोल्ड क्या है? जो हम ब्रेड के ऊपर एक ग्रीन कलर की कई बार हमारे फंगस हमें दिखाई देती है। मशरूम्स हो गए, ये मशरूम वो मशरूम नहीं है, जैसे मशरूम, हाँ कोई भी मशरूम हो सकता है, मोस्टली जंगली मशरूम है, कुछ मशरूम हम खाते भी हैं, तो ये भी क्या है? इट इज अ टाइप ऑफ फंगस। बैक्टीरिया हो गए, बहुत सारे बैक्टीरिया है, माइक्रोब्स है जो कि डिकम्पोज कर देते हैं डेड एनिमल्स को या डेड प्लांट्स को। पैरासिटिक न्यूट्रिशन वो न्यूट्रिशन होता है जिसमें ऑर्गेनिज्म अपना फूड डिराइव करता है फ्रॉम अनदर लिविंग ऑर्गेनिज्म। देखो, सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन और पैरासिटिक न्यूट्रिशन में डिफरेंस क्या है? सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर से जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो अपना फूड लेते हैं, ठीक है, लेकिन पैरासिटिक न्यूट्रिशन में लिविंग ऑर्गेनिजम्स के ऊपर डिपेंड करते हैं दूसरे ऑर्गेनिजम्स विदाउट किलिंग देम। इसमें ऑर्गेनिज्म मरता नहीं है, जिंदा रहता है, लेकिन यहाँ पर ऑर्गेनिज्म क्या है? यहाँ पर ऑर्गेनिज्म मर चुका है और उसका डिकम्पोजिशन स्टार्ट हो गया है। अब तीसरा टाइप जो आता है वो आ जाता है होलोजोइक न्यूट्रिशन। होलोजोइक न्यूट्रिशन जैसे हमारा न्यूट्रिशन है, हम लोग ह्यूमन बींग्स लेते हैं या एनिमल्स लेते हैं जैसे डॉग, कैट वगैरह, ये सब क्या है? या अमीबा। अमीबा भी क्या है? यूनिसेल्युलर है, लेकिन इट इज स्टिल इट्स न्यूट्रिशन इज होलोजोइक। इसमें क्या है कि कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक फूड मटेरियल को हम लोग एज सच खा लेते हैं। कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल जैसे स्टार्च, चपाती हम खाते हैं, ग्रेन्स हम खाते हैं, राइस हम खाते हैं, मतलब पल्सेस खाते हैं, ग्रेन्स खाते हैं हम, तो ये सब क्या है? ये सब सॉलिड फूड है, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक फूड मटेरियल है जो कि हम एज सच खा लेते हैं, ठीक है। तो प्रोसेस क्या है इसमें? इंजेशन, खाना, उसके बाद में इंजेस्टेड फूड को डाइजेस्ट करना। डाइजेस्ट करने का मतलब हो गया कि सिंपलर मॉलिक्यूल्स में उनको तोड़ देना, और उसके बाद में जो टूटने के बाद में जो बहुत छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स बन जाते हैं, जैसे ग्लूकोज बन गया या प्रोटीन्स में से पेप्टॉन्स बन गया, तो इन सब के बारे में मैं अभी बताऊंगी आपको आगे। तो ये सब क्या है? एब्सॉर्ब हो जाते हैं हमारी बॉडी के अंदर। एब्सॉर्ब होने के बाद में जो वेस्ट मटेरियल बच गया वो एक्सक्रीट आउट हो जाता है। तो इस टाइप के न्यूट्रिशन को हम कहते हैं होलोजोइक न्यूट्रिशन। अब सबसे पहले हम स्टडी करेंगे न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, ठीक है। जो आप लोगों के सिलेबस में टॉपिक्स दिए हुए हैं उनमें फर्स्ट टॉपिक है दैट इज द न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। न्यूट्रिशन इन प्लांट्स में देखिए, प्लांट्स क्या होते हैं? प्लांट्स ऑटोट्रॉफ्स होते हैं, अपना फूड खुद सिंथेसाइज करते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। ग्रीन प्लांट्स अपना खाना खुद बनाएंगे, अभी मैंने बताया थोड़ी देर पहले, ठीक है। फोटोसिंथेसिस में क्लोरोफिल का यूटिलाइजेशन होता है
ऑक्सीजन इसमें बाहर निकलती है एज वेस्ट प्रोडक्ट। मैंने बताया था कि एक्सक्रीशन भी लाइफ प्रोसेस का एक पार्ट है आफ्टर न्यूट्रिशन। पहला हो गया न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन में हमने फूड को लिया, फिर उसके बाद में आया रेस्पिरेशन, क्योंकि जो फूड हमने खाया उसका कुछ तो यूटिलाइजेशन होना चाहिए। तब क्या होगा, रेस्पिरेशन के थ्रू ऑक्सीजन इनहेल हो गई, ठीक है, या ऑक्सीजन आ गई, ऑक्सीजन ने फूड को तोड़ा, तोड़ने के बाद में उसको कन्वर्ट कर दिया सिंपलर मॉलिक्यूल्स में, ऑक्सीजन ने सिंपलर मॉलिक्यूल्स में तोड़ा, उसके बाद में क्या बना, उसके बाद में बना ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू वो सब, मतलब फूड भी और ऑक्सीजन भी ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू ही सेल तक पहुंचे, ठीक है। तो प्लांट्स के अंदर जो न्यूट्रिशन है इसमें क्या है कि इसमें ऑक्सीजन प्रोड्यूस हुई है। तो मैंने जैसे एनिमल्स में बताया था, एनिमल्स में कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है एज वेस्ट प्रोडक्ट, लेकिन प्लांट्स के अंदर अगर फोटोसिंथेसिस हो रहा है तो ऑक्सीजन प्रोड्यूस होगी एज अ वेस्ट प्रोडक्ट। रेस्पिरेशन अगर हम लेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड ही वेस्ट प्रोडक्ट है, लेकिन अगर फोटोसिंथेसिस है तो ऑक्सीजन वेस्ट प्रोडक्ट है। इस प्रोसेस में सोलर एनर्जी कन्वर्ट हो जाती है केमिकल एनर्जी में और कार्बोहाइड्रेट्स बनते हैं, ठीक है। तो मेन पॉइंट क्या है जो हमें लर्न करना है, मेन पॉइंट जो हमें लर्न करना है वो ये है कि फोटोसिंथेसिस के टाइम में ऑक्सीजन रिलीज होती है इन द फॉर्म ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट, जिसे हम यूटिलाइज करते हैं फॉर रेस्पिरेशन, और सोलर एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है और कार्बोहाइड्रेट्स बनते हैं। ग्रीन लीव्स दे आर द मेन साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस। जो पोर्शन ग्रीन पोर्शन है प्लांट्स का जिसमें क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है और क्लोरोफिल उसमें ग्रीन पिगमेंट के फॉर्म में प्रेजेंट होता है, दैट इज यूटिलाइज्ड फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। दिस इज द इक्वेशन फॉर फोटोसिंथेसिस एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, यू शुड हैव टू लर्न इट। आप लोगों को इसे याद रखना है। फोटोसिंथेसिस की इक्वेशन हम बहुत पहले से पढ़ते चले आ रहे हैं। Now, what are the raw materials for photosynthesis? They are sunlight energy which is absorbed by chloroplast, chlorophyll, which is a green pigment which is present in chloroplast, carbon dioxide, which enters through stomata, and oxygen is released as a byproduct through stomata on the leaf. वाटर जिसमें डिजॉल्व मिनरल्स जैसे नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एटसेट्रा प्रेजेंट है। तो ये सब कहाँ से लेता है प्लांट, ये सब लेता है फ्रॉम द सॉइल विद द हेल्प ऑफ रूट्स, ठीक है। डिफ्यूजन के थ्रू वाटर फ्रॉम द सॉइल रूट्स के अंदर, रूट हेयर्स उसको एब्सॉर्ब कर लेते हैं। नाउ फोटोसिंथेसिस, अब अभी तक हमने पढ़ा कि फोटोसिंथेसिस होता है, फोटोसिंथेसिस के थ्रू प्लांट्स अपना खाना बनाते हैं, लेकिन फोटोसिंथेसिस होता कैसे है। 3 स्टेप्स हैं इसके लिए। पहला स्टेप है एब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल। एब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल सिंपल सा है कि सनलाइट एनर्जी प्लांट्स के ऊपर पड़ी, क्लोरोफिल विच इज अ ग्रीन पिगमेंट विच इज प्रेजेंट इन क्लोरोप्लास्ट, उन्होंने सनलाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लिया। अब इस सनलाइट एनर्जी का क्या हुआ, ये जो सनलाइट एनर्जी है ये केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो गई, और केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होते ही जो वाटर मॉलिक्यूल भी यूटिलाइज हुआ था फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस वो स्प्लिट हो गया इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन बाय लाइट एनर्जी। मतलब पहले सनलाइट एनर्जी एब्सॉर्ब हुई बाय क्लोरोफिल, उसके बाद सनलाइट एनर्जी खुद कन्वर्ट हो गई केमिकल एनर्जी में और उसने वाटर मॉलिक्यूल को स्प्लिट कर दिया, तोड़ दिया 2 पार्ट्स में, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। अब इसके बाद में जो कार्बन डाइऑक्साइड यूटिलाइज हुई थी उसका क्या हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड रिड्यूस हो गई कार्बोहाइड्रेट्स में। रिड्यूस किसने किया इसको, हाइड्रोजन ने किया। हाइड्रोजन कहाँ से मिली हमें, वाटर से मिली, ठीक है। तो कार्बोहाइड्रेट्स में बन गया, कार्बन डाइऑक्साइड रिड्यूस हो गई बाय हाइड्रोजन टू फॉर्म कार्बोहाइड्रेट्स जैसे ग्लूकोज बाय यूटिलाइजिंग द केमिकल एनर्जी। एक बार फिर से देखते हैं, फोटोसिंथेसिस के 3 स्टेप्स हैं। सबसे पहले सनलाइट एनर्जी एब्सॉर्ब हुई क्लोरोफिल के थ्रू। नाउ दिस सनलाइट एनर्जी इट इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी। सनलाइट एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होके पानी को, वाटर को तोड़ देती है इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, ठीक है। अब ये जो हाइड्रोजन था, इस हाइड्रोजन ने कार्बन डाइऑक्साइड को रिड्यूस कर दिया
into carbohydrates like glucose by utilizing the chemical energy. लेकिन कुछ प्लांट्स ऐसे हैं, ये जो प्रोसेस है ये स्टेप बाय स्टेप होता है नॉर्मल प्लांट्स के अंदर। नॉर्मल प्लांट्स कौन से हो गए, जैसे कोई भी प्लांट जो तुम्हारे चारों तरफ प्रेजेंट है। लेकिन कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जैसे डेजर्ट प्लांट्स, उनमें जरूरी नहीं है कि ये प्रोसेस इसी तरीके से हो। उन प्लांट्स में क्या होता है कि स्टोमेटा रात के समय खुलते हैं, ड्यूरिंग नाइट टाइम स्टोमेटा ओपन होते हैं। नॉर्मल प्लांट्स में स्टोमेटा दिन में खुलते हैं, खुलते दिन रात दोनों टाइम में, क्योंकि एक्सचेंज ऑफ गैसेस तो रात में भी होता है, लेकिन फोटोसिंथेसिस के लिए दिन में ही खुलते हैं। लेकिन डेजर्ट प्लांट्स में क्या होता है, रात के समय स्टोमेटा खुलते हैं, तो ड्यूरिंग नाइट डेजर्ट प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करते हैं और एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बना लेते हैं। दिन के समय क्या होता है, स्टोमेटा बंद हो जाते हैं, क्लोज हो जाते हैं टू प्रिवेंट लॉस ऑफ वाटर। अब ऐसा क्यों होता है, उसका भी एक रीजन है, क्योंकि डेजर्ट प्लांट्स में जो लीव्स प्रेजेंट होती हैं वो स्पाइन की तरह से होती है, बिल्कुल कांटे जिन्हें हम बोलते हैं। जो डेजर्ट प्लांट्स, कैक्टस हो गया, उसके जो कांटे होते हैं वो क्या होते हैं, वो उनकी लीव्स होती हैं। तो लीव्स क्योंकि स्पाइन की तरह है, अगर वो लीव्स टोमेटा दिन में भी खुल जाएंगे तो क्या होगा, लॉस ऑफ वाटर होगा, पानी उड़ जाएगा। लेकिन डेजर्ट्स में तो ऑलरेडी पानी की बहुत कमी होती है, तो डेजर्ट प्लांट, नेचर ने एक गिफ्ट दिया है डेजर्ट प्लांट्स को कि उसकी लीव्स को उसने स्पाइन लाइक बना दिया, जिससे कि जो ट्रांसपिरेशन है वो बहुत कम हो। ठीक है, तो दिन के समय जो कार्बन डाइऑक्साइड रात में डेजर्ट प्लांट्स ने स्टोर की थी वो यूज हो जाती है फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब कि जो प्रोसेस था वो बिल्कुल उल्टा हो गया। दिन के समय नॉर्मल प्लांट्स में सनलाइट एनर्जी एब्जॉर्ब हुई, उसके बाद वो केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हुई, फिर उसने वाटर मॉलिक्यूल को स्प्लिट कर दिया इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, और जो हाइड्रोजन बनी उसने कार्बन डाइऑक्साइड को रिड्यूस कर दिया इनटू कार्बोहाइड्रेट्स। लेकिन डेजर्ट प्लांट में उल्टा हो गया, डेजर्ट प्लांट में रात के समय क्या हुआ, रात के समय कार्बन डाइऑक्साइड स्टोर हो गई, एब्जॉर्ब हो गई, और दिन में उसका यूटिलाइजेशन हुआ। ठीक है, अब जो साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस है सेल के अंदर, दैट इज द क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट इज द साइट फॉर फोटोसिंथेसिस, क्योंकि क्लोरोप्लास्ट के अंदर ही प्रेजेंट होती है क्लोरोफिल। प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से लेते हैं, स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं प्लांट्स के अंदर। देखो ये क्रॉस सेक्शन है लीफ का, इस क्रॉस सेक्शन में हम लोग 8th-9th में भी हमने पढ़ा था कि एक लीफ में अपर एपिडर्मिस और लोअर एपिडर्मिस, दो एपिडर्मिस होती हैं। अपर एपिडर्मिस में स्टोमेटा नेग्लिजिबल प्रेजेंट होते हैं, ना के बराबर प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि अपर एपिडर्मिस डायरेक्ट कांटेक्ट में होते हैं सनलाइट के। इसके ऊपर एक लेयर प्रेजेंट होती है, दैट इज नोन एज द क्यूटिकल। क्यूटिकल बचाती है, प्रिवेंट करती है लीफ को डेसिकेशन से और वाटर लॉस से। उसके ठीक नीचे ये मीजोफिल सेल्स प्रेजेंट होते हैं। मीजोफिल सेल्स के अंदर ये छोटे छोटे डॉट्स दिखाई दे रहे हैं, दीज आर नोन एज क्लोरोप्लास्ट, और क्लोरोप्लास्ट के अंदर ग्रीन पिगमेंट क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। बीच में मीजोफिल सेल्स के एयर स्पेसेस प्रेजेंट होती है। यहाँ पर लोअर एपिडर्मिस है, लोअर एपिडर्मिस में स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं। अगर स्टोमेटा अपर एपिडर्मिस में होते तो ट्रांसपिरेशन बहुत ज्यादा हो जाता, वाटर लॉस बहुत ज्यादा हो जाता, प्लांट को बहुत ज्यादा नीड पड़ती पानी की, ठीक है, फॉर इट सर्वाइवल। तो इसीलिए नेचर ने क्या किया, अपर एपिडर्मिस की जगह स्टोमेटा दे दिए लोअर एपिडर्मिस में, और लोअर एपिडर्मिस में जब स्टोमेटा आ गए तो ट्रांसपिरेशन रेट क्या हो गया, कम हो गया। अब जिस समय गैसेस एक्सचेंज होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड यहां से एंटर करती है, इस जगह से एंटर करती है। ठीक है, स्टोमेटा का स्ट्रक्चर भी आप लोगों के सिलेबस में, स्टोमेटा क्या होते हैं, स्टोमेटा में दो गार्ड सेल्स प्रेजेंट होते हैं। गार्ड सेल्स बीज शेप के होते हैं, जैसे राजमा होता है ना, बिल्कुल राजमा की शेप है। देखो आप लोग बहुत ध्यान से देखोगे, इट इज जस्ट लाइक द शेप ऑफ बीन, राजमा की शेप है। ओपनिंग और क्लोजिंग स्टोमेटल पोर की, दिस इज द स्टोमेटल पोर, स्टोमेटल पोर की ओपनिंग और क्लोजिंग को ये गार्ड सेल्स क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं। जब वाटर इन गार्ड सेल्स में अंदर की तरफ फ्लो करता है तो ये स्वेल कर जाते हैं, फूल जाते हैं, और कर्व की शेप में आ जाते हैं इस तरीके से। ये देखो ये कर्व की शेप है, इस कर्व की शेप में आ जाते हैं, फूल जाते हैं, और स्टोमेटा ओपन हो जाता है।
लेकिन जब गार्ड सेल्स में से पानी बाहर निकलता है, मतलब जब ट्रांसपिरेशन होता है, तो गार्ड सेल्स इस तरीके से श्रिंक कर जाते हैं, स्ट्रेट हो जाते हैं और स्टोमेटल पोर क्लोज हो जाता है। ठीक है, तो जो वाटर है वो प्लांट्स के लिए फोटोसिंथेसिस के लिए कहाँ से आता है? रूट हेयर्स उसको एब्जॉर्ब करते हैं फ्रॉम द सॉइल थ्रू द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस। पहले डिफ्यूजन के थ्रू रूट हेयर्स एब्जॉर्ब करते हैं सॉइल से, उसके बाद में ऑस्मोसिस के थ्रू फ्रॉम सेल टू सेल ट्रांसफर हो जाता है वाटर। वाटर एब्जॉर्ब जो हुआ रूट्स के थ्रू, वो ट्रांसपोर्ट होता है अपवर्ड थ्रू द जाइलम वेसल्स। जाइलम वेसल्स आप लोगों ने 9th में पढ़ा था। जाइलम वेसल्स एक पाइप लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है, जैसे आप लोग स्ट्रॉ से कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से जब ट्रांसपिरेशन होता है तो जाइलम वेसल से पानी ऊपर की तरफ चढ़ता है, जिसे हम कहते हैं सक्शन प्रेशर, ऊपर की तरफ चढ़ता है। ठीक है, सो दिस इज नोन एज सक्शन प्रेशर, और उस जगह पर पहुंच जाता है जहां पर उस वाटर की नीड होती है फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। ठीक है, अब देखो, प्लांट्स ऑल्सो नीड अदर रॉ मटेरियल्स, दूसरे रॉ मटेरियल्स की भी नीड होती है प्लांट्स को, जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस, आयरन, मैग्नीशियम एटसेट्रा, फॉर बिल्डिंग देयर बॉडी। ये प्लांट्स इन मटेरियल्स को कहाँ से लेते हैं सॉइल से। नाइट्रोजन एसेंशियल एलिमेंट है जो कि प्रोटीन्स बनाने के काम में आता है, दूसरे कंपाउंड्स बनाने के काम में आता है। नाइट्रोजन इट इज यूज्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स। नाउ व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस? फोटोसिंथेसिस का सिग्निफिकेंस क्या है? फोटोसिंथेसिस एक इंपॉर्टेंट तरीका है जिसके थ्रू सोलर एनर्जी इट इज मेड अवेलेबल फॉर डिफरेंट लिविंग बींग्स। सोलर एनर्जी दूसरे लिविंग बींग्स को इजीली मिल जाती है। किस फॉर्म में मिलती है? ये मिलती है केमिकल एनर्जी की फॉर्म में, फूड की फॉर्म में। जो फूड हम खाते हैं वो फूड क्या है? इट इज अ टाइप ऑफ केमिकल एनर्जी। तो ग्रीन प्लांट्स क्या है? दे आर मेन प्रोड्यूसर्स ऑफ फूड इन द इकोसिस्टम। इकोसिस्टम में मेन प्रोड्यूसर है फूड की। जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ग्रीन प्लांट्स के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं फूड के लिए। इसी तरह से फोटोसिंथेसिस हमारे एनवायरनमेंट के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन के बैलेंस को भी मेंटेन करती है। ठीक है, फोटोसिंथेसिस होता है तो ऑक्सीजन निकलती है एज वेस्ट प्रोडक्ट या बाय प्रोडक्ट। उसी ऑक्सीजन को प्लांट्स और हम लोग ह्यूमन बीइंग्स या कोई भी एनिमल यूटिलाइज करता है फॉर द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन। तो इसका मतलब क्या? अगर फोटोसिंथेसिस नहीं होगा तो फूड नहीं बनेगा, और फूड नहीं बनेगा तो हमें एनर्जी नहीं मिलेगी, और हमें एनर्जी नहीं मिलेगी तो पूरी लाइफ खत्म हो जाएगी। एक और इंपॉर्टेंट बात क्या है कि जो ऑक्सीजन रिलीज होती है ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, इट कम्स फ्रॉम वाटर मॉलिक्यूल एंड नॉट फ्रॉम द कार्बन डाइऑक्साइड। ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि जो ऑक्सीजन हमें फोटोसिंथेसिस से मिलती है ये हमें कहाँ से मिलती है? ये हमें मिलती है वाटर मॉलिक्यूल से। एक बार हम फटाफट से इस टॉपिक को फिर से हम रिवाइज कर लेते हैं। हमने इस टॉपिक में क्या स्टडी किया, क्या पढ़ा? हमने ये पढ़ा कि किसी भी ऑर्गेनिज्म को ये जानने के लिए कि वो अलाइव है या नहीं, हमें ये जानना जरूरी है कि उसके अंदर मूवमेंट हुआ या नहीं हुआ। अगर मूवमेंट हुआ इट मींस दैट पर्सन, दैट ऑर्गेनिज्म इट इज एन अलाइव वन। लेकिन अगर हम प्लांट्स की बात करते हैं तो प्लांट्स में भी मूवमेंट होता है, मॉलिक्यूलर मूवमेंट है, वो हमारे अंदर भी होता है। तो प्लांट्स में मूवमेंट कैसे हुआ? वाटर का मूवमेंट हुआ, फूड का मूवमेंट हुआ। प्लांट्स की अगर फिजिकल मूवमेंट देखें तो ब्रांचेस मूव करती हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब प्लांट्स भी अलाइव हैं। जितने भी मॉलिक्यूलर मूवमेंट्स होते हैं हमारी बॉडी के अंदर, वो डिसाइड करते हैं कि हमारे बॉडी के अंदर बहुत सारे लाइफ प्रोसेसेस हैं, जैसे कि डाइजेस्टिव प्रोसेस है, डाइजेशन होता है हमारे अंदर, रेस्पिरेशन होता है, इसके अलावा ट्रांसपोर्टेशन होता है, एक्सक्रीशन होता है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन है, रिप्रोडक्शन है। ये सारे लाइफ प्रोसेस हैं, लेकिन सारे लाइफ प्रोसेसेस को मेंटेन करने के लिए, कंटिन्यू करने के लिए हमें एनर्जी की नीड होती है। एनर्जी हमें मिलती है फूड से, और फूड हमें कहाँ से मिलता है? फूड हमें मिलता है प्लांट से। ठीक है, तो ये सब टॉपिक आता है न्यूट्रिशन के अंदर। न्यूट्रिशन क्या है? न्यूट्रिशन है दैट फॉर्म ऑफ प्रोसेस इन विच वी गेट एनर्जी फ्रॉम फूड। How many types of, how many modes of nutrition are there? There are two modes of nutrition, autotrophic and heterotrophic.
ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच प्लांट्स या ऑर्गेनिजम्स विच मेक देयर फूड बाय देमसेल्व्स, वो अपना फूड खुद बनाते हैं, अपना खाना खुद बनाते हैं। हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, जहां पर जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो डिपेंड करते हैं ऑन द प्लांट्स फॉर देयर फूड। प्लांट्स अपना फूड बनाते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस 3 स्टेप्स में होता है। पहला स्टेप हो गया एब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट एनर्जी बाय द यूज ऑफ क्लोरोफिल। Now this sunlight energy, it is converted into chemical energy, and this chemical energy, it splits water molecule into hydrogen and oxygen. Now this hydrogen, it converts the carbon dioxide or reduces the carbon dioxide into carbohydrates. ये केमिकल एनर्जी क्या करती है, कार्बन डाइऑक्साइड को कार्बोहाइड्रेट्स या ग्लूकोज में रिड्यूस कर देती है। ठीक है, अब लेकिन कुछ प्लांट्स जैसे डेजर्ट प्लांट्स में ये प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप नहीं होता। उनमें कार्बन डाइऑक्साइड रात के समय स्टोर होती है और दिन में यूटिलाइज होती है। रॉ मटेरियल्स क्या है प्लांट्स के? रॉ मटेरियल्स हैं फॉर फोटोसिंथेसिस, दे आर क्लोरोफिल। क्लोरोप्लास्ट में प्लांट्स में प्रेजेंट होता है। सनलाइट एनर्जी, सनलाइट से हमें मिलती है। उसके बाद में आ जाता है कार्बन डाइऑक्साइड, एटमॉस्फेयर से मिलती है। वाटर हमें सॉइल से मिलता है। ठीक है, सिग्निफिकेंस फोटोसिंथेसिस का क्या हो गया कि सोलर एनर्जी हमें अवेलेबल है इन द फॉर्म ऑफ केमिकल एनर्जी फॉर डिफरेंट लिविंग बीइंग्स। ग्रीन प्लांट्स दे आर द मेन प्रोड्यूसर होते हैं फूड के इकोसिस्टम के अंदर। जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ग्रीन प्लांट्स पर डिपेंड करते हैं फूड के लिए। जो फोटोसिंथेसिस है वो हेल्प करता है इन मेंटेनिंग द बैलेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन के कंसंट्रेशन को एनवायरनमेंट के अंदर बैलेंस करता है। तो जितनी भी ऑक्सीजन रिलीज हुई ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, इट कम्स फ्रॉम वाटर मॉलिक्यूल एंड नॉट फ्रॉम carbon dioxide. So this is whole about the nutrition in plants and the introduction to life process. न्यूट्रिशन इन एनिमल्स के लिए मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करूंगी।